स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। जी हां, आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब और इस क्लब में हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संदीप सब्बरवाल साहब और देवांग मेहता। और स्टूडियो में मुंबई के काफी सारे इन्वेस्टर्स हमारे साथ यहां पर आज मौजूद हैं और इन इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा जो चिंता है वो दरअसल ग्रीस को लेकर है, चाइना को लेकर है। चलिए इन्हीं से पूछते हैं इनके सवाल क्या हैं आज इस हफ्ते। अविनाश जी बताइए, अपने बारे में बताइए और अपना सवाल बताइए। I am Avinash Agrawal, and first of all, thanks to CNBC for this investor club. Thank you. And my question is, recently we have seen Greece issue. Even after referendum, market gone up, and after China issue, market gone down and then again up. So whether in this fluctuating market, it is very difficult for us to take the decision as a long-term investment, whether we should set aside or start investing as Indian economy. All right, और आप ही किस से जुड़ा हुआ सवाल शायद महेश कुमार जी का भी है। महेश जी, आप क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि ना ओनली ग्रीस बट पूरा यूरोप में हर कंट्री में कुछ ना कुछ हो रहा है एंड दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। उनके पॉलिसीज, उनके लोन्स, काफी सारी चीजें हैं जो अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आया था, इकोनॉमिक टाइम्स में भी आया था। और बिकॉज ऑफ दैट नॉट ओनली यूरोप बट बाकी सभी कंट्रीज, पूरा यूरोप और चाइना वगैरह, इनसे इंडियन इकोनॉमी में कुछ हो सकता है क्या? कुछ निगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है क्या, वो जानना चाहता हूँ। चलिए, तो मतलब मोटा मोटी ग्रीस को लेकर सभी लोग चिंतित हैं। सब्बरवाल साहब बताइए, ग्रीस का आउटकम इस वीकेंड पे सॉल्व हो जाएगा और अगले हफ्ता हम इस दिक्कत से नहीं जूझ रहे होंगे, ऐसा मानना क्या सही होगा या जल्दबाजी होगा कहना? ये मैं कहूँगा कि शुरू से अगर हम देखें तो ये जो सारा ग्रीस का इशू है, इस पे मेरा व्यू हमेशा से ये था कि इसका ज़्यादा असर इंडिया पे वैसे भी होगा नहीं। तो अगर ये चाइना में जो ड्रास्टिक फॉल बहुत शॉर्ट पीरियड में आ गया, अगर ये नहीं हुआ होता तो ग्रीक के इशू का इतना इम्पैक्ट होता नहीं मार्केट्स पे। तो क्योंकि ओवरऑल जो 3-4 साल पहले, अगर आप लोगों को याद होगा, 3-4 साल पहले स्पेन, इटली, पिग्स कंट्री का जब आया था, पोर्टुगल, इटली, स्पेन, ग्रीस, जब वो क्राइसिस हुआ था तब लोग तैयार नहीं थे। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक इस क्राइसिस के लिए तैयार नहीं था और उस समय जो क्राइसिस है वो ऐसे स्टेज पे था जहां पे वो एक इस हद तक जा सकता था जहां एक्चुअल एक क्राइसिस हो जाता। आज के दिन सब चीजें काफी कंट्रोल में है, एटलीस्ट अगर सिर्फ ग्रीस तक ये चीज लिमिटेड रहती है। तो मैं कहूंगा कि इसका असर वैसे भी नहीं होगा। और जैसे इन्होंने कहा कि अभी एक रेजोल्यूशन की तरफ भी आज की जैसी खबर आ रही है, बात चल रही है, तो हो सकता है कि अगले हफ्ते से ना हमें ग्रीस की बात करनी पड़े, ना उनके प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की बात करनी पड़े और सब लोग उन लोगों को भूल जाएं काफी समय के लिए। ओके, तो चलिए ग्रीस को लेकर शायद चिंताएं सॉल्व होती हुई नजर आए, लेकिन देवांग ये बताइए, चाइना ज्यादा बड़ी समस्या लग रही है क्योंकि ग्रीस तो अब सॉल्व होने को लग रही है। आपको क्या लगता है दोनों में से ज्यादा बड़ी दिक्कत कहां से आ सकती है? नहीं, मुझे दोनों ही दिक्कत नहीं लग रही है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि शायद ये जो करेक्शन आया है ग्रीस के कारण, वो तो मार्केट इतना मैच्योर था कि तुरंत वापस बढ़ गया था, राइट। रेफरेंडम के बाद भी मार्केट तुरंत एक अच्छा बढ़ावा दे दिया था और हार्डली हमारे ग्रीस से रिलेशनशिप 1 to 2% है, बिजनेस रिलेशनशिप। चाइना से अगर आप देखें तो नेगेटिव इंपैक्ट किसको होता है? चाइनीज सिचुएशन जो था, चाइना की मार्केट इतनी जबरदस्त बढ़ी थी और नॉर्मली वो मेड इन चाइना टाइप रैली थी, तो गिर भी इतनी फास्ट गई, राइट। तो गिरा भी फास्ट, बढ़ा भी फास्ट था, गिरा भी फास्ट। तो फास्ट एंड फ्यूरियस रैली होती है तो नॉर्मली फास्ट नीचे आ जाता है। और किसको दिक्कत होती है? तो इंडिया में मेटल स्टॉक्स को दिक्कत हो सकती है, कुछ स्टॉक सेक्टर्स को दिक्कत हो सकती है, लेकिन ओवरऑल मार्केट को इतनी दिक्कत नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं, चाइनाज लॉस विल बी इंडियाज गेन इन द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में ये हो सकता है कि पैसा जब सब जगह से, सब कंट्रीज से एक बार फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो तो शायद इंडिया में एक उसका कॉन्टेजियन इफेक्ट थोड़ा बहुत आए, बट हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी $355 बिलियन पे इस समय पे रिकॉर्ड स्तर पे है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि हमको बहुत ज्यादा चिंता करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म दिक्कत है, लेकिन आपने जैसे सवाल पूछा था कि इंडिया में हमें क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म निवेशक को, तो मैं कहूंगा वॉलेटिलिटी इज द फ्रेंड ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो इसमें आपको धीरे धीरे बाइंग करनी चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। द ग्रेट फॉल ऑफ चाइना में सबसे ज्यादा अगर भारतीय शेयर जिनको पिटाई देखने को मिली वो थी टाटा स्टील। इस हफ्ते 7% लुढ़का, टाटा मोटर 7% लुढ़का, राइट्स इशू के नीचे आ गया। 450 का राइट्स इशू मई में लाए थे। ये बताइए सब्बरवाल साहब, देवांग भाई कह रहे हैं कि खरीदारी करनी चाहिए, तो ऐसे पिटे हुए स्टॉक्स में अच्छा ग्रुप है, खरीदना चाहिए, और इन दोनों में से अगर एक शेयर चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? देखिए, अगर मेटल स्टॉक्स और कमोडिटी स्टॉक्स अगर आपकी बात करेंगे तो इनमें एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड ही खराब लगता है और स्टील सेक्टर तो मुझे लगता है बहुत ही खराब हो जाएगा आगे जाके।
और इनफैक्ट जो सबसे बड़ा रिस्क इंडियन बैंक्स को है वो उनका स्टील एक्सपोजर के कारण ही है, क्योंकि स्टील प्राइसेस ऊपर चढ़ने की मुझे कोई उम्मीद नहीं लगती, ना केवल आज, हो सकता है कि अगले 5-10 साल भी ये ऐसा ही सिनारियो रहे। तो मेरे ख्याल से मेटल स्टॉक से लोग दूर ही रहे, तो ट्रेडिंग रैली जरूर आ सकती है। अब ये नहीं है कि 280 का स्टॉक 300-350 नहीं हो सकता है, लेकिन अगला जो मूव होगा वो हो सकता है इससे नीचे ही जाए। तो अगर इन दोनों स्टॉक्स में से किसी को चूज करना है तो टाटा मोटर्स बेटर स्टॉक रहेगा, लेकिन उसमें भी मुझे लगता है अभी पेन बाकी है, उसमें भी समय लगेगा और उसको भी लेने का अभी समय नहीं आया है। ऑलराइट, चलिए तो अवॉइड करिए फिलहाल इस पूरे के पूरे स्पेस को। संतोष, आप क्या जानना चाहते हैं? अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप? माय नेम इज संतोष, आई एम वर्किंग एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। मेरा क्वेश्चन है, हाउ फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन मार्केट आर स्ट्रांग टू कम्पीट विद द ग्लोबल मार्केट्स बैड इफेक्ट, एंड सेकंड क्वेश्चन इज, कैन इन्वेस्टर और ट्रेडर रिलाई ऑन द मार्केट फॉर द गुड काइंड ऑफ रिटर्न्स? ऑलराइट, तो मतलब आप जानना चाहते हैं कि भारत की इकोनॉमी में कोई खराब असर तो नहीं पड़ेगा इन सब दिक्कतों की वजह से? ऑलराइट, बताइए सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो अब यहाँ इन स्तरों से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मन बना के पक्का करके पैसा लगाना शुरू कर दें? इन्होंने बहुत एक सवाल पूछा है कि इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा है या नहीं। तो इसके लिए आपको हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। अगर आप हिस्ट्री में एक्चुअली जाइए तो 1980 का जो दशक था, 10 साल थे, उसमें मार्केट इंडियन मार्केट 550% चढ़ा। 1990 से लेके 1999 तक मार्केट फिर 500% चढ़ा, और 99 से लेके 2000 से लेके 2009 तक मार्केट 250% चढ़ा, उसमें 2008 का फॉल के बाद भी। तो कोई कारण नहीं है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मार्केट में पैसा नहीं बनाएगा। और वो समय ये था जब इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ कितनी थी, 4% 5% ग्रोथ होती थी। आज हम 8-9% ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो मुझे, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तब तो आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और एक्चुअली आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है और आप रोज ये देखते हैं कि मार्केट कहाँ जा रहा है, तो फिर आपको सोचना चाहिए। और अगर आप पैनिक करके निकल जाते हैं बाहर और फिर वापस घुसते हैं जब मार्केट अच्छा कर रहा होता है, तो आप फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है तो फिर आपको सोचना चाहिए कि मैं इन्वेस्ट करूं या नहीं। ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए, राइट? ट्रेडिंग एक ऐसी एक आर्ट है जिसमें बहुत कम लोग पैसे बनाते हैं। तो जो लोग आपको बताएंगे भी कि मैंने ट्रेडिंग में पैसा बनाया, वो जिसमें पैसा बना वो आपको बताएगा, जिसमें नुकसान हुआ वो नहीं बताएगा आपको। तो ये मैं तो अपना एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि मेरा भी हमेशा ट्रेडिंग में कभी खास पैसा बनता नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही पैसा बनता है। बताइए सर, आप क्या कहते हैं? आई थिंक यस, पहले सवाल का जो जवाब आपका आई थिंक मोर और लेस संदीप जी ने दे दिया है। इंडिया के डेमोग्राफिक्स ही ऐसे है कि आपको रिटर्न्स 5-6% से कम तो हम ग्रो कर ही नहीं सकते। डेमोग्राफिक्स ही ऐसे कहते हैं, इतना कंजम्पशन वाला पॉपुलेशन है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो मुझे लग रहा है कि इंडियन इकोनॉमी अच्छा करेगी, काफी रिफॉर्म ओरिएंटेड गवर्नमेंट है, काफी चीजें आगे होने वाली है। तो एक चीज ये है। दूसरा सवाल जो आपने पूछा ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, तो मैं कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट कोर पोर्टफोलियो होना चाहिए आपका। 80-90%, 80-90% ऑफ योर पोर्टफोलियो हैज टू बी इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म 2 साल 3 साल 5 साल रोज भाव ना देखे, आप चैनल्स देखे रोज, लेकिन उसमें भाव न देखे कि स्टिकर ना देखे रोज, मेरी ये एडवाइस होगी। बट दूसरा चीज, ट्रेडिंग अगर करना है तो वो लोग, काफी लोग उसको किक के लिए करते हैं या थोड़ा सा टाइम पास के लिए करते हैं, जो भी आपको एक थोड़ा मजा आता है, तो वो 10-15% आप रख सकते हैं। उस पर भी बहुत डिसिप्लिन अप्रोच चाहिए, जिसमें कहते हैं स्टॉप लॉस वगैरह रखना चाहिए। उस तरह का अप्रोच के साथ कर सकते हैं। बट ओवरऑल, जैसे संदीप जी ने कहा, मैं भी इन्वेस्टमेंट का एडवोकेट हूं और मैं भी वही कहूंगा, इन्वेस्टमेंट से आपका पैसा लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट, प्रिजर्व और मल्टीप्लाई होगी। चलिए, लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनेगा शेयर बाजार में, और दिक्कत शायद इतनी ग्लोबली नहीं है, ये मान रहे हैं हमारे एक्सपर्ट आवाज इन्वेस्टर क्लब में आज। लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं, बाकी दर्शकों के सवालों के भी जवाब देंगे, आप देखते रहिए। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब, और आज इस क्लब में काफी सारे इन्वेस्टर्स हमारे बीच मुंबई के स्टूडियो में पहुंचे हैं और अपने सवाल पूछ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट से। दिवांग और संदीप हमारे साथ इस समय बने हुए हैं। राहुल, बताइए क्या सवाल है आपका, करते क्या है ये भी बताइए। हाँ सर, नमस्कार। मैं राहुल दत्तात्रेय ढोले और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। हाँ जी। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, तो मुझको ये पूछना था कि कौन से सेक्टर्स के शेयर्स अवॉइड करने हैं और कौन से ग्रुप ऑफ शेयर्स, मतलब ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स अवॉइड करने हैं, ये मेरा सवाल है। अच्छा सवाल है दिवांग। सब लोग पूछते हैं क्या खरीदना है, और ये कम लोग पूछते हैं कि किससे बचें। तो ये बताइए कौन से ग्रुप्स इस समय चिंता भरे हैं, डेट ज्यादा है, लीवरेज ज्यादा है, बचना चाहिए,
और अवॉइड करना चाहिए? आई थिंक बहुत अच्छा सवाल है कि नेगेटिव लिस्ट पहले पता होनी चाहिए अपने को कि क्या नहीं खरीदना है। तो आई थिंक जो नहीं खरीदना है सेक्टर स्पेसिफिक अगर पहले बात करूं तो मुझे लग रहा है मेटल्स इस समय पे काफी दिक्कत फेस कर रहा है और लॉन्ग टर्म भी वो सिक्लिकलिटी बहुत लेके आता है। तो एक आप मेटल सेक्टर अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा शुगर से डायबिटीज हो जाता है ऐसे भी, तो मेरे हिसाब से आप शुगर भी अवॉइड करें क्योंकि वो भी बहुत सिक्लिकल रहता है। कैपेबिलिटी नहीं रहती है इंसान में किस समय पे बाय करे किस समय पे सेल करे उसको पकड़ने की। तो आई थिंक ये दो सेक्टर ऐसे जो आप अवॉइड करें। तीसरा, नॉर्मली लोग वैल्यू के पीछे भागते हैं, वैल्यू मतलब सस्ते स्टॉक्स के पीछे भागते हैं। तो मैं कहता हूं वैल्यूएशन वाले सस्ते वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स ढूंढिए, बट ₹5 का स्टॉक बताइए, ₹2 का स्टॉक बताइए। पेनी स्टॉक्स में अगर कोई आपको बता दे कि ये स्टॉक बाय कर लीजिए, इसमें लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, वो मत बाय कीजिए। किसी कंपनी जिसमें बहुत हैवी डेट हो, डेट इतना बड़ा हो कि वो उसको सर्विस ही नहीं कर पाए, ऐसी सब कंपनीज अवॉइड करने का ये दौर है। तो मेरे हिसाब से ऐसे कंपनीज समय पे अवॉइड करनी। संदीप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस लिस्ट में? मेटल्स, शुगर, पेनी स्टॉक्स, डेट ट्रेडिंग कंपनीज को अवॉइड करें, और कुछ? या जो इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, वो इस हिसाब से भी ठीक है क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल इन्वेस्टर नहीं है तो आपके लिए ट्रैक करना मुश्किल है कि कब ये कंपनी अच्छा कर रही है कब खराब कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि इन कंपनीज में लोग पैसा नहीं बनाएंगे, लेकिन वो है जो उनको कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहे हैं, उनको पता है कब इसका साइकिल अच्छा है कब खराब है। जबकि बाकी कुछ कंपनीज होंगी जिनमें ग्रोथ क्लियर है, जिनमें ग्रुप अच्छा है, मतलब जिनमें थोड़ी साइक्लिकलिटी जरूर आ सकती है, लेकिन उसमें अल्टीमेटली ग्रोथ आता रहेगा। जैसे इंडियन कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो एक ऑटोमोबाइल सेक्टर ऐसा है जिसमें जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं या इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही होती तो ग्रोथ कम हो जाता है, कंपनीज के प्राइस नीचे जरूर आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वापस ग्रोथ आता है, वापस रिवाइवल आता है, वापस कंपनीज अच्छा करती है। तो उस टाइप की कंपनीज जो कंटिन्यूअसली ओवर टाइम ग्रो करती रहेंगी वो लेना बेटर रहेगा। और जो लिस्ट इन्होंने दी उसके अलावा कहना बहुत मुश्किल है, इन्होंने सारा कवर कर लिया है। राहुल, अपनी वाइफ के बिहाफ पर भी एक सवाल पूछना चाहते हैं, वो आई क्यों नहीं, पहले ये बताइए। शी इज नाउ आउट ऑफ स्टेशन। ऑलराइट, चलिए बताइए क्या सवाल है। मैं मेरी वाइफ हर्षदा की तरफ से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वो उस अपने घर खर्चे में से कुछ पैसे बचत करती है, लेकिन उसको परमानेंट इन ओल्ड एज परमानेंट इनकम सोर्स के लिए क्या सोचना चाहिए? स्टॉक मार्केट में मंथली इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड्स में SIP या अटल पेंशन योजना जो नई लॉन्च हुई है उसके बारे में सोचना। काफी सारी महिला दर्शक जो इस समय हमें देख रही होंगी, उनका ये सवाल है, बताइए क्या जवाब होगा। देखिए, इनको देख के मुझे लगता है कि ये काफी यंग है और ये यंग है, इनकी वाइफ भी काफी यंग होंगी, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो म्यूचुअल फंड्स में सिप करना या फिर कोई बड़े दिग्गज शेयर 3-4 आप वेल आइडेंटिफाइड, जैसे अगर हम कहें इंडियन कंटेक्स्ट में सेफ स्टॉक्स जो है HDFC बैंक जैसा स्टॉक सेफ है, या TCS जैसा स्टॉक सेफ है, या मारुति जैसा स्टॉक सेफ है, ऐसे 3-4 स्टॉक्स लेके उनमें हर महीने इन्वेस्ट करते रहिए जिनमें आपको पता है कि अगले 5-10 साल में ग्रोथ होगी और ऐसा कोई इशू आने की उम्मीद नहीं है जिसके कारण कुछ बहुत ही खराब हो जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बेस्ट रहेगी मेरे हिसाब से। चलिए तुषार, आप क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में बताइए और अपना सवाल बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम तुषार सारंगर है। मैं भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म में ऐसी कौन सी कंपनी है, जैसे पहले इन्फोसिस और विप्रो ने लोगों को बहुत फायदा करके दिया है, वैसे अभी ऐसे कौन से शेयर है जो खरीदे जा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? तो 5 मल्टी बैगर्स आइडिया आप जानना चाहते हैं आज हमारे एक्सपर्ट से जी। और कितने लंबे अवधि का नजरिया है आपका? 20 to 25 ईयर्स। 20 से 25 साल का नजरिया है आपका। दिमाग शुरू करिए, बताइए आपको कौन से शेयर हैं जो पसंद है, जहां पर आपको लगता है लंबी अवधि में वेल्थ बन सकता है इस समय? आई थिंक 4-5 स्टॉक्स जो इमीडिएटली ध्यान में आता है, जो अभी शायद विजिबिलिटी 20-25 साल की शायद ना है, लेकिन स्टॉक लाइक L&T, भले अभी आपको लगे कि ये महंगा है लेकिन महंगा नहीं है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी अगर ग्रो करेगी तो L&T श्योरली ग्रो करेगी। समथिंग लाइक एन एक्सिस बैंक, ये स्टॉक भी आगे बहुत ग्रो कर सकता है। LIC हाउसिंग फाइनेंस या कैनफिन होम्स, क्योंकि हाउसिंग की बहुत जरूरत है, एवरीबडी इन इंडिया वांट्स हाउस, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज उसका एक प्रॉक्सी प्ले बन सकता है। उसी तरह से कंजम्पशन ग्रोथ स्टोरी में एक इमामी या बजाज कॉर्प जैसा स्टॉक है जो हमें और पसंद है। फार्मा यूनिवर्स में देयर इज समथिंग लाइक अ सुवेन लाइफ साइंस या ग्रेन्यूल्स, ये स्टॉक ऐसे है जो अभी मिड टू स्मॉल कैप्स है, बट इसमें भी काफी पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म में और ग्रोथ दिखाने की। सरफराज साहब, आपके फेवरेट शेयर कौन से होंगे लंबी अवधि के लिए? देखिए, मैं जब एडवाइस करूंगा तो मैं मिड कैप स्टॉक्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी अवधि के लिए मॉनिटर करना बहुत मुश्किल है। तो आज ये मेरे से पूछ लेंगे, कल 2 साल बाद बताना बहुत मुश्किल है। तो जैसे मैंने पिछले सवाल में जवाब दिया था कि एस्टेब्लिश कंपनीज में अगर हम फाइनेंशियल्स में लें तो एक HDFC बैंक हो गया, अगर हम ऑटोज में लें तो एक मारुति हो गया, अगर हम कंजम्पशन स्टोरी की तरफ जाना चाहते हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट स्टॉक है वो अच्छा है। फार्मास्यूटिकल में जाएं तो अगर बड़ी कंपनीज में अगर हम देखें
देखें तो सन फार्मास्यूटिकल काफ़ी वेल एस्टेब्लिश कंपनी है, वो अच्छा है। और फाइनेंशियल क्योंकि सबसे बड़ा सेगमेंट है तो उसमें एक कंपनी जो अभी बैंक में कन्वर्ट हो रही है IDFC, ये एक कंपनी है जिसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न आ सकते हैं अगले कुछ सालों में। चलिए तुषार, तो आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल गए हैं, आप इनके ऊपर अमल करिए और जो आपने कहा है 25 साल वही नजरिया रखिएगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि काफी सारे शेयर खरीदते हैं और उसके बाद खरीदते ही घड़ी देखने लगते हैं और कहते हैं कि रिटर्न क्यों नहीं आ रहे हैं। लेकिन लंबी अवधि का नजरिया हो तो शेयर बाजार में जरूर पैसा बनेगा और बहुत बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक्स हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताए हैं। आशीष भी हमारे साथ। आशीष बताइए, आप क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार सर। नमस्कार, मैं आशीष तुकाराम लोके, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ मैं जी। सर, फॉरेन जो शेयर्स रहते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं? MNC कंपनियों के बारे में आप जानना चाहते हैं, निवेश करना चाहिए कि नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए? आप जानना चाहते हैं कि MNC कंपनियों को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदें या शॉर्ट टर्म के लिए? ऑलराइट, चलिए, तो MNC कंपनियों में निवेश किस तरह के रिटर्न्स दे सकता है? सब्रवाल साहब, काफी कम एक्सीडेंट्स होते हैं यहाँ पर, हमने देखा है नेस्ले जैसा इक्का दुक्का कभी हो जाए और नेस्ले पर भी बताइएगा राय क्या है, इस समय गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए क्या? नहीं, इनका सवाल फॉरेन कंपनीज मतलब जो इंडिया से बाहर लिस्टेड है उनके बारे में आप पूछ रहे हैं शायद। नहीं, ये MNC कंपनी है जो भारत में लिस्टेड है, विदेशी कंपनी है उनकी बात। विदेशी कंपनी जो भारत, हाँ, तो उनमें से ज्यादातर कंपनीज अपने सेगमेंट में या तो मार्केट लीडर है या बहुत वेल एस्टेब्लिश कंपनीज हैं, तो उनमें इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत की बात है नहीं और उनमें हमने ज्यादातर देखा है कि रिटर्न अच्छे ही आते हैं। तो लेकिन उनमें भी काफी कंपनी उनमें ऐसी, अगर आप आज देखेंगे, आज के मार्केट में देखेंगे तो उनके वैल्यूएशन सस्ते नहीं होंगे, 30 से 50 प्राइस अर्निंग रेशियो के बीच में होंगे ज्यादातर। तो अगर आप खरीदें तो आप ये इस हिसाब से खरीदें कि आपने 5-10 साल के लिए होल्ड करना है, तब जाके कोई अच्छे रिटर्न आएंगे। इमीडिएट टर्म में बहुत हाई वैल्यूड स्टॉक्स को अगर आप खरीदेंगे उसमें इतना अच्छा रिटर्न शायद नहीं आए। और नेस्ले के स्पेसिफिक मैं यही कहूंगा कि बहुत अच्छी कंपनी है, जो प्रोडक्ट बैन हुआ है मुझे लगता है उसकी ब्रांड इक्विटी इतनी स्ट्रांग है कि वो जब वापस लॉन्च होगा कि हो सकता है कि उससे बड़ा ही साइज में हो जाए अगले कुछ सालों में। तो ऐसे स्टॉक्स पे हमेशा एक अपॉर्चुनिटी होती है ये वीकनेस खरीदने की, rather than कि डर के बेच के बाहर निकल जाए। तो MNC स्टॉक कोई ध्यान में आ रहा है देवांग आपके, जहां पर आपको लगता है कि अच्छी ग्रोथ स्टोरी देखने को मिल सकती है, लंबी अवधि के लिए पैसा लगाया जा सकता है? आई थिंक कुछ स्टॉक्स जैसे फॉरेन पेरेंटेज वाले स्टॉक्स है, लाइक सीमेंस है, अल्स्टॉम, TND है, ये सब कंपनीज जो है जो पेरेंटेज है, नेस्ले जैसे इन्होंने कहा, मुझे ये 2-3 स्टॉक्स ऐसे लगते हैं जो फ्यूचर में अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ये स्टॉक्स में दूसरा एक फायदा ये होता है, टिपिकल MNCs जो कंज्यूमर यूनिवर्स में भी ऑपरेट करती है कुछ कंपनीज, इनमें एक डिविडेंड यील्ड भी अच्छा होता है। दूसरा, इनका प्रमोटर स्टेक अच्छा होता है, फ्यूचर में डीलिस्टिंग के भी ट्रिगर्स कुछ स्टॉक्स में होते हैं। तो आई थिंक ये नॉर्मली एक अच्छा स्पेस गिना जाता है जहां पे कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज भी नहीं होते। तो आई थिंक इट इज बेटर, सेफ स्टोरी होती है। चलिए, तो लंबी अवधि का नजरिया हो तब MNC कंपनियां यहां पर जो अवेलेबल हैं आपको अच्छे रिटर्न्स कमाकर दे सकती हैं। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप यहां पर आवाज इन्वेस्टर क्लब में कैसे पहुंचें, कैसे हमारे विशेषज्ञों से अपने सवाल पूछें, तो रास्ता आसान है। जी हां, आपको अपना फोन उठाना है और हमें लिखकर भेजना है। AIC लिखिए, स्पेस दीजिए, लिखिए इंटरेस्टेड और भेज दीजिए 51818 पर। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब और आज इस क्लब में हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान संदीप सब्रवाल और देवांग मेहता मौजूद हैं और काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं जो अपने सवाल हमसे पूछ रहे हैं। आज बताइए अविनाश, एक सवाल तो आपने शुरुआत में पूछा, आपका एक फॉलोअप क्वेश्चन भी था, बताइए। I want to ask this thing कि this Make India concept and for the Digital India also recently has been launched. So which shares you recommend for the investment purpose? ऑलराइट, तो डिजिटल इंडिया का जो थीम इतना बड़ा प्ले आउट हुआ है, मोदी जी ने पूरा एक हफ्ता उसके लिए डिजिटल इंडिया वीक रखा है, ये बताइए कौन से शेयर्स हैं जो लॉन्ग टर्म में फायदेमंद हो सकते हैं इस थीम के चलते? देखिए, मैं कहूँगा डिजिटल इंडिया से किन कंपनी को स्पेसिफिकली फायदा होगा ये आज के दिन कहना मुश्किल है। लेकिन मेक इन इंडिया अगर हम देखें तो मेक इन इंडिया में अगर हम थ्रस्ट देखें तो गवर्नमेंट का किस तरफ है, तो एक डिफेंस में इंडिजिनाइजेशन की तरफ थ्रस्ट जरूर है गवर्नमेंट का। तो डिफेंस इंडिजिनाइजेशन, डिफेंस के प्रोडक्ट्स इंडिया में बनाने में कुछ ग्रुप्स हैं जिनको काफी ऑर्डर मिल रहा है। आज टाटा मोटर्स की भी स्टेटमेंट आ रही थी कि कैसे डिफेंस से उनका ऑर्डर बुक काफी बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म में आप मेक इन इंडिया से फायदा उठाना चाहते हैं तो जो भारत फोर्ज जैसी कंपनी है उनको फायदा होगा। महिंद्रा ग्रुप जो है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, उनके काफी ऑपरेशंस हैं इस फील्ड में, उनको फायदा होगा।
या फिर टाटा मोटर्स जैसी कंपनी, तो ये सब कंपनीज को काफी फायदा होने की उम्मीद है। कोई स्टॉक का सेक्टर जो आपको पसंद हो इस थीम के ऊपर प्ले आउट करना हो? आई थिंक बिल्कुल L&T, M&M, भारत फॉर्ज, ये सब स्टॉक इमीडिएटली रिकलेक्ट होते हैं कि जिनका डिफेंस में किसी का एक्सपोजर है या किसी का एक्सपोजर बढ़ने वाला है। तो मेन थीम जो मेक इन इंडिया में डिफेंस इक्विपमेंट जो ज्यादातर हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, वो सब चीजें अगर इंडिया में बननी शुरू हो जाए तो आई थिंक उनको फायदा हो सकता है। प्लस डिजिटल इंडिया में भी मुझे लग रहा है काफी टेलीकॉम कंपनीज को भी फायदा मिल सकता है, क्योंकि इससे वैल्यू एडेड सर्विसेज वगैरह काफी बढ़ेगी, बढ़ावा मिलेगा। तो मुझे लग रहा है भारती एयरटेल, आइडिया जैसी कंपनीज भी एक अगर 10-1 साल का नजरिया हो तो इसको काफी बेनिफिट हो सकता है ये सब इनिशिएटिव्स से। हमने सब्बरवाल साहब शो की शुरुआत में बात की थी चाइना और ग्रीक को लेकर, लेकिन ईरान भी एक मुद्दा है जो काफी लोग देख रहे हैं क्लोजली। आप ट्रैक कर रहे हैं इस मुद्दे को, ये बताइए अगर ये मामला सॉल्व हो जाता है, न्यूक्लियर डील और सैंक्शन हट जाते हैं, तो उसका भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और कोई स्टॉक जिसको प्ले आउट करना चाहिए? देखिए, ईरान इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि इंडिया को सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है क्रूड ऑयल के प्राइस से, और ईरान का अगर ऑयल, अनएक्सप्लोर्ड ऑयल ईरान का आज के दिन मैक्सिमम है वर्ल्ड में, तो अगर ईरान का ऑयल मार्केट में आने लग जाए तो जो हमें उम्मीद है कि अगले 2-3 साल ऑयल के प्राइस कम रहेंगे, तो हो सकता है अगले 5-10 साल ऑयल के प्राइस कम रहे। तो उस हिसाब से ईरान का इंडिया को डायरेक्ट फायदा होता है। दूसरा, ईरान एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो वो इंडिया के लिए एक्सपोर्ट मार्केट भी काफी ओपन करता है। तो ट्रेडिशनली इंडिया के काफी एक्सपोर्ट्स उन कंट्रीज में जाते थे जो कि सैंक्शंस के कारण उनको बहुत इफेक्ट हुआ। तो इमीडिएटली जो ध्यान आता है, जैसे राइस एक्सपोर्टिंग कंपनीज हैं, इन पे बैन का काफी असर हुआ था, तो इनको फायदा हो सकता है। कुछ ऑटो कंपनीज हैं जिनके लिए काफी बड़ा मार्केट खुल सकता है जब ईरान का मार्केट खुलेगा, तो इमीडिएटली ये 2 सेक्टर मुझे ध्यान में आते हैं जिनको फायदा हो सकता है। ऑटो और राइस एक्सपोर्टिंग कंपनीज के लिए फायदेमंद हो सकता है। एक और स्पेस जो सबसे ज्यादा पिटा इस हफ्ते देवांग, वो है केन और वेदांता। जब से इन्होंने अनाउंस किया है मर्जर, तब से देखिए पता नहीं क्या हुआ है। 16% तो इस हफ्ते वेदांता गिरा, 8% केन गिरा। अब जो LIC है उसका स्टेटमेंट आने वाला है कि वो इस विलय के हक में फैसला लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं। ये बताइए आप कैसे देख रहे हैं इस सबको, और इतनी पिटाई के बाद अब कोई खरीदना चाहिए इन दोनों में से, अब भी अवॉइड ही रखना चाहिए? आई थिंक हम बहुत समय से ये मेंटेन कर रहे हैं कि इसको अवॉइड करना चाहिए, और उसका कारण ये है, एक तो खाली विलय के कारण शेयर टूट रहा है, ऐसा नहीं है। इसमें जो दूसरा कारण है ये है कि कमोडिटीज के प्राइसेस टूटना शुरू हो गया, राइट। जिस तरह से चाइना और ग्रीस की घटनाओं ने कमोडिटीज मार्केट को आई थिंक इक्विटी से ज्यादा परेशान किया है, और जिस तरह से कॉपर नीचे आ रहा है, जिस तरह से ऑयल नीचे आ रहा है, और जैसे हम हमेशा कहते हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस का जो भाव है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शेयर्स ऑफ केन इंडिया। तो केन और नीचे आता जा रहा है जितना क्रूड नीचे आता जा रहा है। तो मुझे लग रहा है दोनों की अपनी अपनी दिक्कतें बनी हुई है, और कमोडिटीज जब तक रिकवर नहीं होता है तब ये इसके स्टॉक प्राइसेस, रियलाइजेशन, किसी भी चीज में रिकवरी आना बहुत डिफिकल्ट है। तो मुझे लग रहा है अभी भी अवॉइड करके रखना चाहिए इस स्पेस। एक जस्ट उदाहरण लेना चाहूंगा, अगर LIC ने मना कर दिया, मान के चलिए कहा कि नहीं ये मर्जर रेशियो जो है वो ठीक नहीं है और बढ़ाना चाहिए, तो क्या हो सकता है? ये इस सिनेरियो में क्या हो सकता है? क्या फिर या फिर वो कहें कि नहीं इस डील के हम अगेंस्ट हैं, तो क्या केन के लिए एक रिलीफ रैली देखी जा सकती है? एक्सपेक्टेशंस करना सही होगा? या मुझे लगता है बिल्कुल हो सकती है केन में रिलीफ रैली, क्योंकि लेकिन उसके अगर हम उल्टी साइड देखें तो वेदांता को की दिक्कतें बहुत बढ़ सकती हैं, और उससे इंडियन बैंक्स को काफी रिस्क हो सकता है, क्योंकि ये विलय का कारण सिर्फ एक ही दिखता है कि बैलेंस शीट इंप्रूव करना, और कोई कारण नहीं है। और अगर क्योंकि इतना ज्यादा डेट है आज के दिन वेदांता के पास, और जिस तरह से प्राइस गिरे हैं, तो वो एक और फिर वो हमें वो इवैल्यूएट करना पड़ेगा कौन से बैंक्स का एक्सपोजर ज्यादा है इस ग्रुप को, और वो बैंक्स पे फिर वापस रिस्क प्ले हो जाएगा एक। चलिए, तो देखना होगा माइनॉरिटी शेयर धारक किस तरह का फैसला लेते हैं। अपेक्षा यही की जा रही है कि इस वीकेंड में ये फैसला लेते हुए दिखें, लेकिन वक्त है आप दोनों से विदा लेने का। शुक्रिया सब्बरवाल साहब, शुक्रिया देवांग भाई, आप दोनों का, और सभी का शुक्रिया जो आज यहाँ पर इन्वेस्टर क्लब में आए और अपने सवालों के जवाब आपने हमारे एक्सपर्ट से पूछे। चलिए, एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, अगर आप इस क्लब का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपको अपना फोन उठाना है, लिखना है AIC, स्पेस देकर लिखिए इंटरेस्टेड और भेज दीजिए 51818 पर। आवाज इन्वेस्टर क्लब में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।